नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सीपीआईएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को उत्तर प्रदेश में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने केरल में अपना नया ठिकाना बनाया है। आज बीजेपी के शासन में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एलडीएफ, यूडीएफ केरला को पीछे धकेल रहे हैं। एनडीए सरकार केरला और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रयास कर रही है, राज्य सरकार उसमें भी बाधा डाल रही है। ये लोग नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट सरकारों का एक ही कैरेक्टर है। लेफ्ट वालों का एक ही कैरेक्टर है, चाहे वो त्रिपुरा में हो तो भी ऐसा ही करते थे, बंगाल में थे तब भी ऐसा ही करते थे, और केरल में भी जब मौका मिलता है ऐसा ही करते हैं। लेफ्ट वालों का कैरेक्टर क्या है? नथिंग लेफ्ट एंड नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं होता। इन्होंने बंगाल को बदहाल बनाया। ये लोग त्रिपुरा में भी ताश दिलाए थे, वही काम ये केरला में भी कर रहे हैं। केरला के लोगों को एलडीएफ, यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। केरला में भले ही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लोगों को आतंकवादी कहती है, लेकिन दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठकर चुनावी गठजोड़ करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। यहां केरला से बाहर निकलते ही पड़ोस में तमिलनाडु में ही दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और जो लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। ये लोग इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। इसलिए चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सबके निशाने पर मोदी ही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस के लोग मंदिर का निर्माण करा सकते हैं, आपको राशन दे पाते हैं, ये तो खुद ही खा जाते हैं। यूपी में गुंडों का इलाज अच्छे से हो रहा है। किसी माँ, बेटी या व्यापारी से कोई छेड़छाड़ करे तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है, नीचे से मिर्ची का झोंक लगा दिया जाता है, फिर गले पे तख्ती लटकाकर चलने को कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तो वहीं आरजेडी पर परिवार को लेकर भी उन्होंने हमला बोला।
भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, या अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है। काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा। ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है, देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं। दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी, और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है। तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है। आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है, और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है, और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है, और इसी के लिए मैं आया हूं। बात करेंगे अगली खबर की, तो खबर दिल्ली से है, जहां सीएम केजरीवाल से मिलने के बाद पंजाब के सीएम भावुक हो गए, जिसके बाद पंजाब के सीएम ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि आतंकवादियों की तरह मुलाकात करवाई गई, और आगे उन्होंने कहा कि 2 सीएमओं को आतंकवादी की तरह मिलवाया गया है। साथ ही कहा कि यह तानाशाही की हद है। पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई, मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे।
और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को बात करेंगे अगली खबर की। मिर्जापुर में यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के कामों की जानकारी दी। तो वहीं इस दौरान इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए योगी के मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और क्या कुछ कहा दयाशंकर मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, इस समय मौजूद है मिर्जापुर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। इसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री आए हुए हैं। अब उनसे हम बात करेंगे क्या मुद्दे हैं, किस तरह से चुनाव की जो है कि घोषणा हो चुकी है, किस तरह से क्या है। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो चुनाव इसमें बिगुल बन चुका है, क्या क्या मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी से, किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो मोदी जी की गारंटी के रूप में, और मोदी जी की गारंटी इस देश में काम होने की गारंटी मानी जाती है। देश मानता है इस बात को। इस बार के घोषणा पत्र में हम लोगों ने 15 लाख लोगों के सुझाव को एकत्र करके उससे जुड़ी जो समाज के हित की, गरीबों की, मजदूरों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की हित की जो योजनाएं थी, उन सबको मिला के अपना यह घोषणा पत्र तैयार किया है। इसमें गरीबों के लिए योजनाएं हैं, जो उनको मुफ्त में अनाज मिलता था उसको अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। गरीब को घर देने का जो 4 करोड़ घर अब तक दिए जा चुके थे, उसमें 3 करोड़ घर और नए बना के देने का वायदा किया गया है। और बिजली के लिए उनको गांव में करोड़ों लोगों को सोलर प्लेट्स दिए जाएंगे, जिसके चलते वो अपनी बिजली पैदा कर सकेंगे और बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। सर, जिस तरह से कि और भी विपक्ष पार्टियां हैं गठबंधन करके चुनावी उतर रही, क्या किस तरह से कितनी सीटों से बीजेपी निकल पाएगी? जो और भी विपक्ष पार्टियां गठबंधन भी करके चुनाव में उतर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों से निकल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का जो हमारा लक्ष्य है, हम उसको हर तरह पार करेंगे, उसमें कोई बट नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो इस बार का चुनाव का परिणाम आपको पता है कि ऐतिहासिक होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 के पार और फिर एक बार मोदी सरकार। जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जो भी योजना अभी तक की गई है, यहाँ पर 10 सालों से सभी लोग को लाभ मिल रहा है। एक एक योजना घर घर तक पहुँचा रही है। जिस तरह से जो चुनावी मुद्दा है, इस तरह से इस बार भी बीजेपी सरकार सबको दबाते हुए निकलेगी और आगे बढ़ेगी, और चुनाव में जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस, मिर्जापुर के लिए। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद का टिकट काटकर अब चुनावी रण में पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद को उतार दिया है। बता दें कि सपा का प्रत्याशी बनते ही राम भुवाल निषाद ने योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा राम भुवाल निषाद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। पहली सीट है बदायूं, यहाँ से शिवपाल की जगह अब उनके बेटे को टिकट दिया है। वहीं सुल्तानपुर में भीम निषाद का टिकट काटकर पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद को मौका दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। पर स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद। आप निषाद बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जी। अभी तक जो भाजपा की तरफ से दावा किया जाता है कि निषाद वोट जो है वो संजय निषाद के जरिए भाजपा का होल्ड है, लेकिन इस चुनाव लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए के फार्मूला को अपनाते हुए सपा ने कई प्रत्याशी निषाद बिरादरी के उतारे हैं और अब आपको सुल्तानपुर सीट पर मौका दिया है, आपको कैसा लगता है? निषाद वोटर का क्या रणनीति रहेगा? सबसे पहले तो इसी चीज़ से स्पष्ट हो जा रहा है समाजवादी पार्टी की क्या सोच है। वो पीडीए को आगे करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर लोगों से वोट लेने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को
जनता समझ गई है, उसमें निषाद भी शामिल है, वो लोग भी समझ गए हैं। डॉक्टर संजय को पूरी तरह से समझ गए हैं। वो डॉक्टर संजय की निषाद पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है। वो ए टीम है, बी टीम है। उसको एक भी टिकट नहीं मिला डॉक्टर संजय को। यहाँ से दिल्ली तक हाथ पांव मार रहे हैं और वो निषाद समाज के बीच में जाकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लोग उनका जितना अपमान कर रहे हैं फेसबुक पर, सब लोग देख रहे हैं डॉक्टर संजय का कितना बुरा हाल है। अब कहने के लिए, संतोष के लिए अपने मन को संतुष्टि दिला रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। अब निषाद समाज समझ गए डॉक्टर संजय को, और भारतीय जनता पार्टी को भी लोग निषाद समाज के और पीडीए के लोग समझ गए हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया हो जाएगा। सुल्तानपुर में फिटिंग सांसद हैं मेनका गांधी, सीनियर मोस्ट सांसद हैं। भाजपा ने फिर उनको टिकट दिया है। कैसे, क्या रणनीति है, कैसे चुनौती देंगे सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि उनके प्रत्याशी कुछ अच्छा काम किए नहीं हैं, तभी उनको टिकट मिला है। ऐसा तमाम उदाहरण है कि पूरे 5-5 साल तक प्रत्याशी जो बनाए गए हैं क्षेत्र में जाते नहीं हैं, विकास का काम कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जनता समझ रही है ऐसे प्रत्याशियों को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर के जो प्रत्याशी हैं उनका भी उसी लिस्ट में नाम है कि क्षेत्र से गायब रहते हैं, चुनाव जीतने तक ही रहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं लोग। ये थे सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी राम भुवाल निषाद। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, इंडिया वॉइस। पीलीभीत के बीसलपुर में चीनी मिल के सामने मैदान में सोमवार को चुनावी सभा में भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जनसभा की और सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की सारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। यूपी में हमारी पार्टी ने इनके सबके हितों का ध्यान रखा है, किसानों के हितों का ध्यान रखा है। पीलीभीत शाहजहांपुर में काफी संख्या में किसान हैं। बीजेपी सरकार में किसान परेशान हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी के हितों का विशेष ध्यान रखा है। बात करेंगे अगली खबर की। योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति संभल पहुंचे, जहां उन्होंने एक बयान दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि संविधान का कोई नहीं बदल सकता। हमारी सारी व्यवस्थाएं संविधान के तहत ही चलेंगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूजन में है। टिकट बदलने से चक्कर में विपक्ष जनता को समय नहीं दे पा रहा है। तो वहीं मायावती की पार्टी भाजपा को उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं मिलने का ये दावा किया। हर घर तक गैस पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार आगे 5 साल में करेगी। पिछले 1 दशक में 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को हमारी पार्टी ने खड़ा किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। 1 करोड़ महिला हमारी लखपति दीदी बनी है, उसको और हमारा लक्ष्य रखा है कि 3 करोड़ महिलाओं को हम अगले 5 साल में बनाएंगे। हमारी महिला खिलाड़ियों का हम प्रोत्साहन करेंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए भी हमारे जो भाजपा ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण की व्यवस्था थी 10 लाख से बढ़ाकर उसे 20 लाख हम लोग कहेंगे। हमारा युवा अपना रोजगार स्वयं कर सके और स्वयं जो रोजगार के लिए भटकता है वो स्वयं रोजगार करे और अन्य 50-40 लोगों को रोजगार दे सके। बिजनौर में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। बता दें कि इस दौरान बीजेपी संकल्प पत्र के जरिए 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोड मैप की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने संकल्प पत्र के मुख्य बातों की जानकारी दी।
सभी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं भाजपा के संपूर्ण वरिष्ठ नेतृत्व मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में हर क्षण भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कार्य किया है एवं इस संकल्प पत्र के माध्यम से भाजपा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का रोड मैप लाई है। इस संकल्प पत्र के लिए भाजपा ने पूरे देश में सुझाव संकलन अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं के प्रयास से और देशवासियों के सहयोग से भाजपा ने लगभग 15 लाख सुझाव प्राप्त किए। इसमें 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से एवं शेष वीडियो वैन एवं सुझाव पेटियों के माध्यम से प्राप्त हुए। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी के क्लस्टर प्रभारी नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सोमवार को बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर अमेठी के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही मंत्री ने सपा, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना भी साधते हुए कहा कि सपा और राजद का घोषणा पत्र कंगाल बैंक के चेक की तरह है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दलों द्वारा अपना अपना घोषणा पत्र जारी करना कोड में खाज है। साथ ही विपक्षी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर अपनी डपली, अपने राग अपना रही है। पार्टी द्वारा बहुत सारे निर्धारित कार्यक्रमों में मेरी व्यस्तता रही। गोरखपुर, अंबेडकर नगर, अलीगढ़, मछली शहर, जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी। अभी मैं कल अलीगढ़ गया था और शाम को थोड़ा फ्री हुआ तो मैंने रात में देर से आया, फ्री हुआ तो मैं समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ रहा था। बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है, लेकिन गुंडों की पार्टी का समय अब चला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में गुंडों और अपराधियों को बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी गुंडों को बनाने वाली एक फैक्ट्री है। अखिलेश यादव जी, अगर आपने संघर्ष करके राजनीति की होती तो अपराधी और गुंडे और आंदोलनकारी का मतलब आपको समझ में आता। विरासत में सियासत मिल सकती है लेकिन बुद्धि आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप सबसे 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह ऐतिहासिक चुनाव है, ये गरीब कल्याण के लिए समर्पित चुनाव है। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का चुनाव है। विकसित भारत का मतलब गरीब अमीर हो जाएगा। अब अगर गरीब अमीर हो जाएगा तो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे लोगों की दुकान। फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।